नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। बच्चों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 14 पढ़ाऊंगा। पाठ 14 जिसका नाम है ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में साउंड भी कहते हैं या जिसको हम सामान्य भाषा में आवाज़ कहते हैं। ठीक है, हमको पता है आवाज़ क्या होती है। जो चीज़ें हम सुनते हैं उन्हीं को हम आवाज़ कहते हैं जनरली। ठीक, सामान्य तौर पे हम उन्हीं को आवाज़ कहते हैं जो चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, वो भी ध्वनि में ही आती हैं। ठीक, हाँ, उनको सुनने के लिए अलग अलग यंत्र हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जिन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो कक्षा 6, 7, 8 इन सब के जो विज्ञान के अध्याय हैं सबकी पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जो चीज़ें हम हल कर रहे हैं यानी हर पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हम हल कर रहे हैं उसके भी जो पीडीएफ फाइल हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए और वहाँ से उस जो भी पीडीएफ्स हैं उनका लाभ उठाइए। और साथ साथ मैं जो एमसीक्यू, जो बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को हल कराऊंगा उसके भी पीडीएफ आपको वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करिए आप। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस पाठ को। जानते हैं ध्वनि क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक, देखिए पाठ का नाम है ध्वनि। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है देखते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति यानी ध्वनि पैदा कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है, कंपन क्या होता है एवं तरंगे क्या होती हैं। ठीक, फिर देखते हैं ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन। फिर अगला बिंदु है मनुष्यों द्वारा श्रवण। जो हम इंसान हैं हम श्रवण कैसे करते हैं यानी सुनते कैसे, श्रवण का मतलब सुनते कैसे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शोर। शोर किसको कहते हैं, हल्ला जो हम कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं हल्ला, नॉइस इंग्लिश में, या कहते हैं शोर। तो शोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होना, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होना जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं, उसे हम शोर कहते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण, इसमें हम इसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है, नियंत्रण कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ध्वनि या आवाज़ जिसको हम कहते हैं वो क्या चीज़ होती है। कोई भी आवाज़ सामान्य भाषा में जो आवाज़ें हम सुनते हैं जैसे घड़ी की टिक टिक हो गई, गाड़ी की आवाज़ हो गई, जानवरों को जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ये जब बोलते हैं, भौंकते हैं, बिल्ली आवाज़ करती है, ये क्या है, ये भी आवाज़ है। बादल गरजते हैं वो भी क्या है, एक तरह का आवाज़ है। ठीक, तो आवाज़ का मतलब ध्वनि। ठीक, आवाज़ और ध्वनि एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें ध्वनि में ही आती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक कागज़ लेते हैं और कागज़ के बीच में थोड़ा सा ठोकते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ अलग निकलती है। फिर जब हम एक लोहे की चद्दर को लेते हैं, लोहे की चादर मतलब पतला सा लोहा हो, उसको ठोकते हैं तो उसकी आवाज़ थोड़ी अलग निकलती है। तो अलग अलग वस्तुओं की जो ध्वनि होती है वो वस्तु के हिसाब से ही अलग अलग निकलती है। ठीक है, वो निर्भर करती है कि जो वस्तु है हमारी वो कैसी है, किस प्रकार की है, तो वो ध्वनि भी उसी वस्तु के हिसाब से निकलेगी। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत, स्रोत का मतलब जो वस्तु है, की पहचान की जाती है। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति यानी ध्वनि जो है, साउंड जो है हमारा, आवाज़ जो है वो उत्पन्न कैसे होता है, पैदा कैसे होता है, वो जानते हैं। तो ध्वनि की उत्पत्ति, इसके लिए एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक हुक है, दीवार में एक कहीं हुक लगा है, उसमें हमने एक रबड़ बांध दिया, ये है हमारा रबड़। ठीक,
जो रबड़ होता है ना, जिससे हम कॉपियों को या नोटों को, या जो लड़कियां होती हैं वो अपने बालों में लगाती हैं, रबड़ होता है, ठीक। कुछ लोग तो उसको गेटिस बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको गेटिस बोलते हैं। तो वही रबड़ है। तो उस रबड़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो एक रबड़ लेते हैं, उसका एक छोर हम एक हुक से बांध देते हैं और दूसरा छोर अपने हाथ से पकड़ेंगे, और दूसरे हाथ से फिर उस रबड़ को ऐसे करके ऊपर नीचे एक बार नीचे की तरफ खींच के छोड़ देंगे। तो क्या आप देखेंगे कि रबड़ ऊपर नीचे कुछ देर तक हिलता है, ऐसे ऊपर नीचे कुछ देर तक ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक, रबड़। और साथ में उससे कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी आपको। तो एक प्रकार की जब आवाज़ सुनाई देगी, उसी आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक। तो जब कोई वस्तु हिलती है तभी आवाज़ उत्पन्न होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? जब कोई वस्तु हिलती है, अब यहाँ हिलना नहीं कहा जाएगा, विज्ञान की भाषा में हम कहेंगे कंपन करना। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कहा जाएगा कि वो वस्तु आवाज़ करती है या ध्वनि उत्पन्न करती है। आइए देखते हैं। देखिए, रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन करता है। रबड़ बैंड को हमने खींचा थोड़ा सा और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो रबड़ बैंड ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कंपन, ठीक है। अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करना ही कंपन कहलाता है। अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर नीचे या इधर उधर गति करना ही कंपन कहलाता है। तो कंपन करने लगता है और हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। इससे यही सिद्ध होता है ना कि जब तक कंपन किया तब तक आवाज़ उत्पन्न हुई, और जैसे ही कंपन करना बंद कर दिया तो आवाज़ चली गई, यानी बंद हो गई। यानी कोई वस्तु जब कंपन करेगी तभी ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि ध्वनि कंपन के कारण होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर, कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनमें कंपन नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपन नहीं होता, कंपन होता है। लेकिन कुछ वस्तुओं के कंपन हम देख पाते हैं और कुछ वस्तुओं के कंपन हम देख नहीं पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा, ये जो रबड़ हमने खींच के छोड़ा था, तो इसका कंपन हमको दिखाई पड़ रहा था। वहीं अगर उदाहरण देखा जाए, आपकी जो किताब में दिया है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बेल लगती है, घंटी लगती है, ठीक। अब जब घंटी लगती है तो घंटी टन टन कोई बजाता है, लेकिन आपको वो कंपन वहाँ घंटी की नहीं दिखाई देगी। हाँ, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा। जैसे घंटा लगता है, जब वो घंटी बजाई जाती है, आप उस घंटी को छूइए। आप जब छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कुछ हिल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जहाँ कंपन दिखता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहाँ कंपन हमको महसूस होता है, ठीक है। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि ना हम ठीक से महसूस कर पाते हैं ना ठीक से देख पाते हैं। लेकिन अगर वस्तु में ध्वनि है तो इसका मतलब वो कंपन कर रही है। निर्भर करता है कितनी तेज कर रही है, कितना धीमा कर रही है, ठीक है। कंपन पे ही निर्भर करता है ध्वनि। चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी है आपका कि कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अधिकांश स्थितियों में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते हैं, बल्कि उसका अनुभव करते हैं, यानी महसूस करते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। यानी जब घंटा बजता है, आप उसको ऐसे छूइए तो आपको महसूस होगा कि ये चीज़ हिल रही है या बज रही है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए अ, कोई प्लास्टिक की चीज़ है या लोहे की चीज़ है। अब जैसे घंटा हमारा लोहे का ही होता है, ठीक है, लोहा होता है या पीतल होता है, ठीक है। जो स्कूल की घंटी होती है, तो उसको जब बजाते हैं तो बजाने के बाद आप कितने भी ध्यान से देखेंगे, आप उसके कंपन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठोस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही ठोस वस्तु हो जाती है, इसलिए उसका कंपन हमको नहीं दिखता। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में। विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय। अब ध्वनि उत्पन्न किस किस तरीके से हम करते हैं सामान्य तौर पे?
जैसे घंटी बजी हमारे स्कूल की, तो उसमें कैसे ध्वनि उत्पन्न हुआ? घंटी के बीच में एक चीज़ होती है, उसको जब घंटी से लड़ाते हैं तब वो बजता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, हमने चोट दी है, यानी आघात किया है। आघात करने पे ध्वनि उत्पन्न हुई। ठीक। तो जो तबला है, ढोलक है, मृदंग है, ये सब हैं, इस पे क्या होता है, आघात करना पड़ता है। हाथ से बजाते हैं ना, ऐसे हाथ से बजाते हैं तब ये तीनों चीज़ें बजती हैं। यानी आघात करते हैं, मारते हैं, तब जाके ये चीज़ बजती हैं। तो एक तरीका तो हो गया आघात करने का। ठीक। यहीं पे देखेंगे अगला, ये देखिए, सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये जो तार लगे होते हैं सितार और गिटार में बीच में, उसको ऐसे ऐसे करके हम ऊपर नीचे को हिलाते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, हिलाते हैं, या कह सकते हैं रगड़ते हैं। ठीक। रगड़ते नहीं है ये, गिटार और इसमें वायलिन जो होता है, सितार होता है, इसमें तारों को हम एक तरह से खींच के छोड़ते हैं। जैसे, हाँ, छोड़ने की जो गति है हमारी वो जल्दी जल्दी होती है वहाँ पे। जैसे हमने अभी रबड़ को खींच के छोड़ा था, ऐसे ही हम वायलिन, गिटार और सितार के तारों को ऐसे हिलाते हैं। ठीक। तो इसमें हिलाने के कारण हमारा उत्पन्न हुआ ध्वनि। अब बांसुरी हो गई, बांसुरी और शहनाई, इसमें कैसे होती है, बांसुरी को हम मुंह से फूंकते हैं तब बजता है। ठीक। तो फूंक मार के भी हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। आप चलते हैं तो कभी कभी जब आप पैर रगड़ते हैं जमीन पे, तो भी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी हम रगड़ कर भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, चार विधियां हैं जिससे हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, विभिन्न वाद्य यंत्रों वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की चार विधियां हैं। पहला, आघात विधि, यानी मारना एक तरह से, तारों को खींचकर छोड़ने से, जैसे हमने अभी ऊपर उदाहरण में रबड़ को खींच के छोड़ा था। ठीक। दूसरा, रगड़ना, जैसे हम पैर से जमीन पर रगड़ के चलते हैं तो खरखराहट की आवाज़ होती है, ऐसे हम बहुत से यंत्र रगड़ के भी बजाते हैं। ठीक। और फूंक मार के, जैसे बांसुरी हो गई और शहनाई हो गई, इनमें हम फूंक मारते हैं तब ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक। या आवाज़ उत्पन्न करती हैं। अब आगे देखते हैं, ये तालिका दी हुई है। जैसे यहाँ पे दिया है ढोलक, ढोलक कैसे बजता है, ढोलक को बजाने की विधि है आघात विधि द्वारा, ढोलक को हम मारते हैं तब बजती है। सीटी, सीटी बजती है फूंक मार के। तो ऐसे ही तीन जगह खाली है, तीन रिक्त स्थान है, यहाँ पे आप यंत्रों के नाम लिखेंगे और ये कैसे बजाए जाते हैं किस तरह से, इधर लिखेंगे। ठीक है। अगले बिंदु पे देखते हैं, कंपन एवं तरंगे। कंपन क्या होता है, तरंगे क्या होती हैं, ठीक, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, ये तो हमें ऊपर समझ में आ गया, हमने अभी पढ़ा ऊपर कि ध्वनि जो उत्पन्न होगी, जब कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तथा तरंग के रूप में चलती है। अब देखिए, जब कंपन होगा तो तरंग ऐसे ऐसे तरंग चलती है। ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, ऐसे ऐसे चल के तरंग जाएगी, यानी ऐसे ऐसे तरंग के रूप में ये चलती है। ठीक। तो किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। अब ये एक माध्यम है, मान लीजिए ये रबड़ था, रबड़ है। अब रबड़ को ऊपर नीचे करके हमने छोड़ दिया, तो अब इसमें विक्षोभ ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक। तो इस तरह से जो गति होता है, इसी को हम तरंग गति कहते हैं। अब तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तरंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार, यानी तरंग को हम वेव भी कहते हैं, वेव्स। ठीक। अब ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है। यानी जो कंपन हो रहा है, वो कंपन की दिशा जो होगी वो गति, जिस तरफ की गति है उसी दिशा में होगी। ठीक है। इसका उदाहरण अभी एक जैसे मान लीजिए, जैसे जो केचुआ होता है, आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ जैसे चलता है ना, उस तरह की कुछ गति इसमें पाई जाती है। उस तरह की गति को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है। केचुआ जिस तरह से चलता है उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी देख लीजिए, दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक। जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है। यानी जो गति है, गति मान लीजिए इधर है, तो जो कंपन होगा, कंपन की दिशा होगी वो ऐसे लंबवत होगी इसकी। ठीक है।
लंबवत का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बनाएंगे उससे। अब उसका एक उदाहरण मान लीजिए, जो सांप सांप ऐसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही तो चलता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। तो सांप जो उदाहरण है एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ शब्द हैं, ध्वनि में कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है जिनको अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज किसको कहते हैं और आयाम क्या होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, शब्द हैं। इनको इनका मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्तकाल। इसको टाइम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं। अब आवर्तकाल हो क्या है ये जानते हैं। देखिए आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन, अब एक कंपन होता कब है, जैसे अब मान लीजिए एक ये तार है, रबड़ का तार है, ठीक। इसको हमने नीचे की तरफ ऐसे खींचा और उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये एक बार नीचे आया था, ठीक, फिर सामान्य स्थिति में गया और उसके बाद ऊपर गया, ठीक। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जब ये फिर यहाँ पे आया तब जाके फिर से बीच वाली स्थिति में आएगा, तब जाके इसका एक कंपन पूरा होगा, ठीक है। एक कंपन तब पूरा होगा, यानी एक इस उदाहरण से समझेंगे। एक धागा है, इस धागे में हमने कुछ बांध के ठोस वस्तु लटका दी है। अब इसमें एक बार हमने इधर पकड़ के वस्तु को यहाँ तक लाए और यहाँ से फिर इसको छोड़ दिया, तो जब छोड़ेंगे तो ये वस्तु एक बार यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ तक जाएगी, ठीक। और फिर वापस जब इस जगह पे पहुँचेगी, इस बिंदु पे फिर से पहुँचेगी अपने सामान्य स्थिति वाले, तब जाके इसका एक कंपन पूरा होगा। इसको कहते हैं एक कंपन पूरा होना। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को, यानी एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है। अब एक कंपन पूरा करने में चाहे 1 सेकंड लगे, चाहे 2 सेकंड लगे, चाहे आधा सेकंड लगे, तो एक कंपन पूरा करने में जितना भी समय लगा उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए अब मानते हैं, जैसे समझ लीजिए कि घड़ी में हमारा जो दोलन लगा होता है, उसका एक दोलन पूरा होने में अगर 1 सेकंड लगा, ठीक, एक दोलन पूरा होने में 1 सेकंड लगा, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अगर इसका आवर्तकाल हम निकालेंगे तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 1 सेकंड, ठीक। आवर्तकाल इसका हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि एक ही सेकंड लगा है और 1 सेकंड में इसने एक दोलन पूरा कर लिया है, तो आवर्तकाल 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा शब्द समझते हैं। देखिए प्रति सेकंड, हर एक सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, यानी हर एक सेकंड में कितने कंपन हुए हैं, जितनी कंपनों की संख्या होगी उसी को हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। अब मान लीजिए 1 सेकंड में कोई वस्तु है जो एक कंपन करती है, 1 सेकंड में एक कंपन करती है, तो उसका आवर्तकाल भी एक होगा और आवृत्ति भी एक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक। आवृत्ति को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका एसआई मात्रक दिया गया है जिसको हम कहते हैं क्या, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की एसआई मात्रक होती है, एसआई इकाई होती है हर्ट्ज, ये याद रखेंगे। तो साधारण सा सिंपल सा ऐसे कोशिश करेंगे देखिए समझने की। जब कोई वस्तु, वो वस्तु ऐसी है जो कंपन कर सकती है, ठीक है, कोई वस्तु एक कंपन में जितना समय लगाती है, एक कंपन में जितना समय लगाती है उसको आवर्तकाल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं। और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं उनकी संख्या आवृत्ति कहलाती है, और आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अब आयाम क्या होता है, देखिए पहले तो यहाँ पे थोड़ा चित्र से समझते हैं तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई सामान्य स्थिति का रबड़ है,
इसको हमने ऐसे नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो रबड़ क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे चलेगा। अब रबड़ क्या है, बहुत सारे कणों से मिलके बना है, हर जगह इसके कण आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक कण ऐसा होगा जिसकी स्थिति सबसे ऊंची होगी, एक समय में एक ऊंची होगी। सामान्य स्थिति से यहाँ पे जो कण है, इसकी स्थिति इस समय सबसे ऊंची है, सबसे अधिकतम विस्थापन है सामान्य स्थिति से। ठीक, तो इस कण का जो सामान्य स्थिति से विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन, किसी कण का सामान्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा उसी को हम कहते हैं आयाम। आयाम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये बिंदु जो होगा इसी को हम कहते हैं आयाम। जैसे ये है, ये ऐसे चला, ये इसकी सामान्य स्थिति थी। अब ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु, इसी को हम कहेंगे आयाम, क्योंकि ये अपनी सामान्य स्थिति वाले बिंदु से, यानी इस बिंदु से अधिकतम स्थिति पे विस्थापन है, विस्थापित है। ठीक, चलिए, तो आयाम क्या कहता है, देखिए, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने कण कहा है, तो देखिए वस्तु तो किस, वस्तु वही तो हुई, कई कणों से मिलके ही तो वस्तु बना है, तभी तो वो विस्थापित हो रहा है। तो पूरी वस्तु नहीं खिसकेगी, वस्तु का एक हिस्सा ही ऊपर नीचे होगा, पूरी वस्तु ऊपर नीचे थोड़ी होगी। ठीक, हम तार को, एक रबड़ को जब खींच के छोड़ते हैं तो ये तो वहीं रहता है, इधर भी एक इंसान पकड़ के रखते हैं, बीच वाला हिस्सा ही तो ऊपर नीचे होता है। ये कम ऊपर नीचे होगा, इधर कम होगा, लेकिन बीच में जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, सबसे ज़्यादा नीचे जाएगा, वही हिस्सा होता है इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो तीन चीज़ें हो गई। पहला आवर्तकाल, या जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसको हम कैसे समझाएंगे, हम कहेंगे कि एक कंपन में जितना समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति को कैसे समझाएंगे, आवृत्ति का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी होगी उसको हम आवृत्ति कहेंगे। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। अब आयाम क्या होगा, किसी वस्तु का जो सामान्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होगा उसको हम आयाम कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ गए आप, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। ठीक, देखिए प्रबलता का मतलब समझ लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ ध्वनि की प्रबलता जो लिखी है, प्रबलता कहते किसको है, देखिए प्रबलता का मतलब है, जैसे हम घर में टीवी देख रहे हैं। ठीक, अब टीवी का आवाज़ हम एकदम फुल कर दें, 100 पॉइंट तक होता है, अगर जितना भी होता है, जिसकी टीवी में सबका अलग अलग होता है, तो जितना भी फुल पॉइंट है एकदम आवाज़ तेज कर देंगे तो हमको आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देने लगेगा। तो अभी क्या है, प्रबलता तेज है, तीव्र है, बहुत तेज प्रबलता की ध्वनि है। वहीं जब आवाज़ हम टीवी की धीमी कर देंगे तो क्या होगा, प्रबलता कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं ध्वनि की प्रबलता, यानी ध्वनि तीव्र प्रबलता या तो तीव्र होगी या तो मंद होगी, मंद मतलब धीमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। ठीक है, यानी होता है ना, कभी कभी हम हेडफोन लगा के गाना एकदम खूब तेज सुनते हैं, कभी कभी क्या करते हैं एकदम धीमा सुनते हैं। तो जब प्रबलता तेज होगी तो गाना तेज बजेगा, और प्रबलता धीमी होगी तो गाना धीमा बजेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रबलता। अब आते हैं तारत्व पे। तारत्व क्या होता है, देखिए, हाँ, निर्भरता किस पे है पहले ये जान लेते हैं प्रबलता की। देखिए, वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम अभी मैंने आपको बताया कि अपने सामान्य स्थिति से जब वस्तु सबसे अधिक विस्थापित होती है तो उस विस्थापन को ही हम कहते हैं आयाम। ठीक, वो जो दूरी होती है उसी दूरी, अधिकतम दूरी को हम कहते हैं आयाम। तो ये किस पे निर्भर करता है, जितना ज़्यादा आयाम होगा, देखिए अब ये जितना ज़्यादा आयाम बनेगा, और यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा आयाम बन रहा है, ठीक, अपनी सामान्य स्थिति से, तो इसकी प्रबलता इस वाले की प्रबलता ज़्यादा होगी। ठीक, और जहाँ पे कंपनों की प्रबलता अधिक होगी इसमें, क्योंकि आयाम क्या है, ज़्यादा है, और जब आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी। ठीक है,
तो देखिए, वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होती है। यानी जब प्रबलता अधिक होगी, कंपनों का आयाम अधिक होगा तो प्रबलता अधिक होगी, और प्रबलता अधिक है तो इसका मतलब ध्वनि की भी प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, चलिए अब तारत्व पे आते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये तारत्व और प्रबलता ध्वनि के गुण हैं। ठीक, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या भारी आवाज, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज क्या है, भारी आवाज है। ठीक है, और पतली आवाज जैसे कोयल की आवाज। ठीक है, कोयल की आवाज क्या होती है, पतली होती है, तीखी आवाज कहते हैं, सुरीली आवाज कहते हैं। ठीक है, तो तीखी आवाज, पतली आवाज का मतलब है तीखी आवाज है। तो ध्वनि में अंतर कर सकते हैं हम, सुनते हैं अक्सर तो हम कहते हैं ना इनकी आवाज मोटी है, हाँ इसकी, इस आदमी की या इस इंसान की आवाज पतली है। तो यही है तारत, किसी की आवाज मोटी होती है और किसी की पतली होती है, तो इस तरह हम तारत्व के बीच में अंतर समझते हैं। हाँ, ये तारत्व को हम विज्ञान भाषा में या ध्वनि की भाषा में कैसे अलग करते हैं वो देखते हैं। देखिए, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति अभी आपने ऊपर देखा। ठीक है, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होगी। यानी अगर पिच, तारत्व को इंग्लिश में कहते हैं पिच, अगर पिच हाई है तो क्या होगा, आवृत्ति कितनी होगी, हाई होगी। पिच हाई है तो आवृत्ति हाई है, पिच लो है तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी लो होगी। यानी तारत्व अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक होगी, तारत्व कम है तो आवृत्ति भी कम होगी। ठीक, जितनी ज़्यादा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब जो हमारा तारत्व या पिच होगा वो भी हाई होगा। तो ये होता है संबंध तारत्व और पिच, सॉरी, तारत्व और आवृत्ति में ये संबंध होता है। तो तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, और तारत्व घटेगा तो आवृत्ति घटेगी। इसी तरह जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा, और आवृत्ति घटेगी तो तारत्व घटेगा। अब यहाँ पे जितना तारत्व बढ़ेगा, ठीक, आवाज उतनी तीखी होगी। याद रखेंगे, जितना तारत्व बढ़ेगा आवाज उतनी तीखी होगी यानी पतली होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं ध्वनि के प्रकार। देखते हैं ध्वनि के प्रकार क्या होते हैं। ध्वनि का विभाजन ध्वनि के अभिलक्षणों, अब अभिलक्षण में क्या क्या आते हैं, अभिलक्षण में प्रबलता, तारत्व और गुणता, ये तीन चीज आते हैं। के तथा आवृत्ति, आवृत्ति में आते हैं अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो अभिलक्षणों और आवृत्ति के आधार पे ध्वनि को विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं ध्वनि के उसके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण है, देखिए, प्रबल ध्वनि, जिसको हम लाउड कहते हैं, जैसे लाउड स्पीकर बोलते हैं ना, लाउड स्पीकर का मतलब होता है हम सुनने से ही लगता है कि बहुत तेज बजेगा। ठीक, लाउडनेस। ठीक, तो प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि या जिसको वीक ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता जिसको हम लाउडनेस कहते हैं व्यक्त करती है, ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद है। ठीक, लाउडनेस से हमें यह पता चलता है कि आवाज़ तेज है कि धीमी है। यानी जैसे आप देखिए, कोई कोई इंसान होते हैं बहुत धीमे बोलते हैं, तो हमको उनसे कहना पड़ता है कि ज़रा तेज बोलिए ताकि हमको सुनाई दे। यानी उनकी जो ध्वनि की प्रबलता है वो धीमी होती है, इसलिए वो धीमे बोलते हैं। मतलब धीमे इसलिए बोलते नहीं है, मतलब कि उनकी आवाज़ धीमी होती है, वो धीरे से बोलते हैं तो हमको सुनाई नहीं देता। तो हमको उनसे कहना पड़ता है कि तेज बोलिए, तो जब वो तेज बोलते हैं तब हमको अच्छे से सुनाई देता है। तो यहाँ लाउडनेस कहते हैं उसी को कि आप जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे या हमको सुनाई दे। जैसे टीवी का आवाज़ तेज करते जाएंगे तो लाउडनेस बढ़ती जाएगी, टीवी का आवाज़ धीमे करते जाएंगे तो लाउडनेस धीमी होती जाएगी, मंद होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद और लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है, तथा बादलों की गड़गड़ाहट अति प्रबल होती है। यानी जो बिजली चमकते हैं उनकी जो ध्वनि होती है अति प्रबल ध्वनि होती है। अगला देखते हैं मोटी तथा पतली ध्वनि। ठीक,
अभी मैंने बताया मोटी पतली ध्वनि कैसे हम पता करते हैं, उसको पता करने का तरीका है पिच। ठीक, ध्वनि का तारत्व या पिच व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज की आवृत्ति तारत्व, आवाज आवृत्ति मतलब आवृत्ति कह लीजिए या तारत्व, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे तो ही बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये संबंध होता है इसका। तो चाहे आवृत्ति कह लीजिए यहाँ पे, चाहे तारत्व कह लीजिए। तो बिल्ली की आवाज की आवृत्ति कुत्ते की भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है। यानी जो पतली आवाज होगी उसकी आवृत्ति हमेशा मोटी आवाज वाली आवृत्ति से अधिक होगी। इसलिए बिल्ली की आवाज पतली तथा कुत्ते की आवाज मोटी होती है। ठीक है, जिसकी आवाज पतली होती है उसकी जो उसका जो पिच होता है, तारत्व होता है, वो अधिक होता है। अगला देखते हैं प्रिय, जिसको प्लीजेंट भी कहते हैं, अप्रिय अनप्लीजेंट, यानी मधुर ध्वनि और जो ध्वनि मधुर ना हो, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की गुणता या क्वालिटी इसको बोलते हैं, व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका वर्गीकरण देखते हैं इसके आधार पे, जिसके ध्वनि की आवृत्ति के आधार पे निम्नलिखित भाग में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? एक तो अपश्रव्य हो गया, एक श्रव्य हो गया और एक पराश्रव्य। तो ये तीन तरह की ध्वनि भी आती हैं, सॉरी आवृत्ति आती हैं। ठीक, आवृत्ति में तीन तरह के आते हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। पहले देखते हैं अपश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासोनिक साउंड इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अपश्रव्य को इंफ्रासोनिक कहते हैं। देखिए, यह 20 कंपन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 20 कंपन करती है। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो यहाँ 20 कंपन एक सेकंड में हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? इसकी आवृत्ति हो गई 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज हो गई। तो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, यानी 20 कंपन प्रति सेकंड से जो कम की आवृत्ति की तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, इसे जो साधारण हम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, वो हम नहीं सुन सकते। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि अपश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको इंसान नहीं सुन सकता। बाकी कुछ जंतु हैं जैसे हाथी, कबूतर, ये सब क्या है? ये इसको सुन सकते हैं, अपश्रव्य ध्वनि को। अब आते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल या श्रव्य ध्वनि, जिसे मनुष्य सुन सके उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, या उसी को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। इसे श्रव्यता परास या ऑडिबल रेंज कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते। यानी अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति हम सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति भी हम नहीं सुन सकते। चलिए, अब आते हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु है जैसे कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उन्हें डॉल्फिन, मछली, कुत्ता, चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं। अब आते हैं ध्वनि का संचरण, यानी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है। तो एक चीज तो जान लीजिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। कैसा भी माध्यम हो, बट माध्यम चाहिए। यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ठीक है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, उसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता। चलिए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ध्वनि का संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस, इनमें से किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। निर्वात, हाँ एक चीज और जानिए, निर्वात में प्रकाश का संचरण होता है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, ये भी हम जानेंगे। ध्वनि की
ठोस में सर्वाधिक होती है। जितना ठोस वस्तु होगा ध्वनि उतना तेज उसमें चलेगी। ठीक, अब इसका कारण जान लीजिए। देखिए, ठोस वस्तुओं के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत सघनता से जुड़े होते हैं, वहीं द्रव के थोड़े दूर दूर जुड़े होते हैं, और गैस के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं। इसलिए इन ठोस में आवाज़ जो ध्वनि है वो बहुत तेज़ी से चलती है। उसकी अपेक्षा द्रव में थोड़ा कम तेज़ी से चलेगा, और गैस में सबसे कम तेज़ी से चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो ध्वनि है वो कैसे संचरण करेगी, सबसे तेज करेगी ठोस में। ठीक है, ध्वनि का संचरण किसी ना किसी माध्यम से ही होगा। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो ये इतनी चीज़ तो हम जान गए। देखिए, ध्वनि का संचरण ठोस में होता है कैसे। अब एक मेज है, मेज पे एक किसी से कहिए कि वो कान सटा के ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक, और आप दूसरे कोने पे जाके हाथ से ऐसे थोड़ा सा ठोकिए, तो क्या होगा, इस इंसान को सुनाई देगा। तो इससे ये होता है कि सिद्ध होता है कि ठोस में ध्वनि का संचरण होता है। द्रव में देखेंगे तो द्रव में देखने के लिए क्या करेंगे, एक बाल्टी में पानी भरेंगे और पानी के अंदर दो पत्थर लेंगे, ऐसे हाथ डुबा के। ये देखिए यहाँ पे किया गया ना, हाथ से डुबा के दो पत्थर पकड़ा है दोनों हाथ में, और उनको आपस में हम लड़ाएंगे। तो जब लड़ाएंगे और देखेंगे कि आवाज़, जब आप लड़ाएंगे तो आपको आवाज़ बाहर सुनाई देगी। तो इसका मतलब द्रव में भी जो ध्वनि का संचरण है वो होता है, यानी द्रव में भी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक, ध्वनि का संचरण द्रव या पानी में होता है। अब हवा में, तो हवा में तो हमको पता ही है, क्योंकि हम जो भी बातचीत करते हैं, जो भी एक एक दूसरे से फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे बात करने का तरीका तो कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन हाँ, स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है वो भी कुछ हवा से ही तो हमारे कानों में जाती है। लेकिन मान लीजिए अभी हम दो लोग आमने सामने खड़े हैं, तो आपस में जो बातें करेंगे वो बात हम एक दूसरे की सुनते हैं। तो बात जब सुनते हैं तो इसका मतलब हमारे चारों ओर हवा मौजूद है। तो हवा जो है वो ध्वनि का संचरण करने में सहायता करती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हवा जो है वो ध्वनि का संचरण करने में सहायता करती है। तो इस ठीक है, तो हवा, द्रव, ठोस, इन सब में क्या होता है, द्रव का संचरण होता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ आप थोड़ा सा करके देखिएगा। वो ये करिएगा कि एक थोड़ा सा बड़ा गिलास लीजिएगा, इतना बड़ा सा जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन आ जाए। ठीक है, गिलास लीजिएगा, खाली गिलास एकदम, उसमें मोबाइल रख दीजिएगा, और दूसरे फ़ोन से किसी के, या आपके पास ही होगा तो उससे पहले वाले नंबर पे कॉल करिए। जिस मोबाइल को आपने गिलास में डाला है उस पे फ़ोन करिए। हाँ, फ़ोन को रिंगिंग मोड में रखिएगा ताकि वो बजे। अब जब वो बजने लगे तो आप सुनिएगा, कान लगा के सुनेंगे तो आपको आराम से पूरी ध्वनि सुनाई देगी, रिंगटोन सुनाई देगा। ठीक, अब क्या करिए, दोबारा फिर से कॉल, जब फ़ोन कट जाए अब दोबारा फिर से कॉल करिए, फ़ोन करिए उस पे। अब क्या करिए, आप अपना मुंह गिलास के पास ले जाइए और खूब ज़ोर से हवा को खींचिए। जब ज़ोर से आप हवा को खींचेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो आवाज़ आपको सामान्यतः सुनाई दे रही थी वो आवाज़ अब कम हो गई है। यानी अगर हवा ना हो तो इसका मतलब आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। तो यही कहा जा रहा है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, यानी वायु के ना रहने पर निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। जहाँ हवा नहीं होगी का संचरण नहीं होगा। तो उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब मीडियम, ठीक, कुछ माध्यम चाहिए ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ध्वनि किसी भी माध्यम जैसे ठोस हो गया, द्रव, गैस में संचरित हो सकती है, यानी चल सकती है। अब आगे देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश में हमने परावर्तन पढ़ा था, वही परावर्तन यहाँ भी लागू होता है। प्रकाश में जो परावर्तन होता है वही परावर्तन ध्वनि का भी होता है, वही सारी चीज़ें ध्वनि में भी लागू होती हैं। ठीक है, बस अंतर इतना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो है वो वैक्यूम में
निर्वात में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है विकिरण विधि से, लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। चलिए, किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, यानी जैसे प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है वैसे ध्वनि भी करती है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एक लकड़ी है, चिकनी लकड़ी। यहाँ पे एक दफ्ती लगा दिया गया है लकड़ी का पर्दा, और ये एक रोल है, दफ्ती का रोल है गोल गोल, जैसे चूल्हा फूकने के लिए लोग फुकनी इस्तेमाल करते थे ना, वैसे ही कुछ। एक पाइप है मान लीजिए, ठीक है, एक पाइप ये इधर लगा दिया गया, एक दफ्ती के सटा के एक पाइप कान की तरफ लगा दिया गया। तो ये जो घड़ी टिक टिक करती है ना, इसकी आवाज़ यहाँ पे लड़ने के बाद सीधा यहाँ पे आएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये एकदम वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे प्रकाश का परावर्तन कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो कोण बनेंगे, ये जो कोण बनेगा अविलंब से, ये कोण भी समान होंगे। ठीक है, एकदम वही कहा जा रहा है ना यहाँ पे, प्रकाश के नियमों का ही परावर्तन के जो प्रकाश के नियम है वही सेम, वही एकदम सेम टू सेम ध्वनि के नियम भी होते हैं परावर्तन के। ठीक है, तो ये कोण आपतित कोण, ये परावर्तित कोण, ठीक, ये भी बराबर होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्रियाकलाप था एक आपका। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, सभी पदार्थ से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। यानी यहाँ पे लकड़ी लगा था तो लकड़ी में जो परावर्तन होगा वो अलग होगा, थोड़ा कम होगा। लोहे में परावर्तन और ज़्यादा होगा, थर्माकोल में परावर्तन और कम होगा। ठीक है, तो हर वस्तु में जो परावर्तन होगा वो अलग अलग होगा। ध्वनि का परावर्तन हर वस्तु के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग। मतलब किसी में सोखने की शक्ति होती है, जैसे थर्माकोल, थर्माकोल उस परावर्तन को सोखता है, अवशोषित करता है, ताकि आवाज़ ज़्यादा दूर तक फैले ना। इसलिए जो सिनेमा हॉल होते हैं उनमें थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि छेद बनाए जाते हैं थर्माकोल्स में, ताकि एक बार जो आवाज़ निकले वो उसी में अवशोषित हो जाए, गूंजे नहीं, उस कमरे में आवाज़ गूंजे ना। ठीक है, अगर आप ऐसा कमरा बनाना चाहते हैं जहाँ पे आवाज़ गूंजे ना, तो आपको अपने कमरे में चारों तरफ थर्माकोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं। यानी कोई धातु है, लोहा है, तो उसमें परावर्तन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि धातु में जो संचरण होता है वो भी बहुत अच्छा होता है ध्वनि का। थर्माकोल, कार्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक हैं। ठीक है, तो ये सब अवशोषक पदार्थ हैं ध्वनि के। अब आते हैं, देखते हैं अगला बिंदु, अगला हेडिंग, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को हम इंग्लिश में कहते हैं इको। अब देखिए प्रतिध्वनि होता क्या है। देखिए प्रतिध्वनि का मतलब होता है, हमने एक बार कोई चीज़ बोली कहीं पे भी, मोबाइल में, फ़ोन पे, या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ एक बार हम बोलते हैं और दोबारा एक ही बार वो चीज़, वही बात हमको वापस सुनाई दे, एक ही बार, तो उसे हम कहते हैं इको। ठीक, जैसे किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने से हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। जैसे अपरावर्तन का मतलब, हम किसी कमरे में खड़े हैं, अब उस कमरे में हम अकेले हैं और दीवार होंगी चारों तरफ, हम जोर से चिल्लाएंगे तो दीवार से लड़ने के बाद वो ध्वनि दोबारा हमारे कानों में आएगी, यानी ये परावर्तन हो गया। और इसीलिए ये परावर्तन जब हमको सुनाई देता है तो इसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल, यानी जो स्रोत है जहाँ से आवाज़ निकल रही है उसको स्रोत कहेंगे, और जो दीवार से लड़के वापस आ रही है उसको, उस दीवार को हम परावर्तित तल कहेंगे। तो परावर्तित तल की जो दूरी होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर होनी चाहिए। कितनी है, 16.6 मीटर। ठीक है, 16.6 मीटर होनी चाहिए। चलिए, गूंज किसको कहते हैं, गूंजना। आपने अक्सर सुना होगा, कहा होगा ना, आवाज़ गूंजती है। ठीक है, तो गूंजना किसको बोलते हैं, देखिए गूंजना किसको कहते हैं।
रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन इंग्लिश में कहते हैं गूंजना को। देखिए, किसी उचित परावर्तक तल, जैसे घाटी हो गई, ऊंची इमारत हो गई, ठीक, के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफी समय तक बना रहता है। ध्वनि के इस दीर्घाकरण या प्रोलोंगेशन, दीर्घाकरण को प्रोलोंगेशन कहते हैं, ठीक है, को गूंज या अनुकरण कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, लेकिन गूंज में, जब आवाज गूंजती है तो गूंज में ध्वनि का परावर्तन कई बार होता है। बार बार होता है या कई बार होता है, यानी एक से अधिक बार होता है। अंतर क्या है? प्रतिध्वनि में परावर्तन एक बार होता है, वहीं गूंज में परावर्तन एक से अधिक बार होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। देखिए, प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशंस या उपयोग जिसको हम कहते हैं, इको का, ठीक है, प्रतिध्वनि जिसको हम इको भी तो कहते हैं। चलिए देखते हैं। जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में इसका उपयोग हो जाता है। चमगादड़ द्वारा अवरोध से बचने में, कीटों द्वारा भोजन की खोज में, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, समुद्र में मछलियों के झुंड, मछलियों के झुंड को, जो समुद्र में झुंड होता है मछलियों का, उसको हम शोल्स कहते हैं। तो मछलियों के झुंड की स्थिति ज्ञात करने में, इन कामों में हम प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण। द्वारा जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न कैसे होती है, और देखिए, मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र, जो ध्वनि वाक यंत्र, ध्वनि निकालने वाला यंत्र है, वो क्या है? वो है कंठ। कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा ध्वनि को सुनता है उसे कान कहते हैं, ईयर, ठीक। वस्तुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है। कान का पर्दा कंपन करने लगता है। कान के अंदर विशेष संरचना के कारण पर्दे के कंपन द्वारा प्राप्त ध्वनि संकेत मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी फिर मस्तिष्क उसको प्रोसेस करता है और हमको समझ में आता है कि ये इंसान या ये चीज़, ये ध्वनि किस तरह की ध्वनि है, ठीक है। कान एक कोमल और संवेदनशील अंग है, इसकी सुरक्षा हमें या इसकी सुरक्षा और इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। अगला देखते हैं, सुस्वर, या जिसको म्यूजिकल इंग्लिश में कहते हैं, तथा शोर, या जिसको नॉइस कहते हैं। क्लास में जैसे बच्चे हल्ला मचाते हैं ना, उसको कहते हैं शोर, ठीक है। आप लोग जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हो आप लोग क्लास में, तो अक्सर हल्ला मचाते हो, ठीक है, तो उसी को नॉइस कहते हैं। चलिए देखते हैं। नियमित तथा आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है। जैसे होता है ना, कोई कोई म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमें बहुत पसंद आता है, कोई कोई गाना होता है हमें बहुत पसंद आता है। तो हर इंसान को अलग अलग म्यूजिक पसंद आता है, तो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग सुस्वर होते हैं, ठीक है। तो उसे हम सुस्वर कहलाती है, तो वो सुस्वर कहलाती है। जैसे कोयल, कोयल की कूक जो है सबको पसंद आती है, बहुत अच्छा आवाज़ लगता है वो हमें, तो वो एक म्यूजिकल है। पपी पपीहे की टेर, संगीतमय वाद्य यंत्र जैसे वीणा, बांसुरी, हारमोनियम आदि से उत्पन्न ध्वनि, ये सब क्या है? ये म्यूजिकल है, सुस्वर है, अच्छी आवाज़ जिसको हम कहते हैं। अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर कर्कश प्रभाव डालती है। कर्कश मतलब एकदम जैसे जनरली हम सामान्य कचाहिन करने वाला, ठीक है, क्या करते हैं? कचाहिन करने वाला आवाज़, ठीक है, कर्कश ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? शोर कहलाती है ये। जैसे उच्च स्वर में बातें करना, बहुत चिल्ला के बातें करना, लाउड स्पीकर तेज बजाना, ये भी कर्कश आवाज़ में आता है, एकदम कहते हैं ना माथा फोड़ी है, कचाहिन कर दिया है बजा बजा के, कहते हैं ना लोग ऐसे, ठीक है। चलिए, मच्छरों की भिनभिनाहट, ये तो सबसे बुरी चीज़ लगती है। जब कान के पास आके मच्छर भिनभिनाते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, ये एकदम परेशान करने वाली आवाज़ होती है। हाँ, जब
मच्छर भिनभिनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये जरा बताइए हमें, तारत्व अधिक होता है कि कम होता है? मच्छर जब भिनभिनाते हैं तो तारत्व अधिक होता है कि कम होता है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग बताएंगे कि जब मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसमें तारत्व जो है, या जिसको हम इंग्लिश में पिच कहते हैं, वो अधिक होती है कि कम होती है, ये आप बताएंगे हमें। चलिए आगे देखते हैं। पटाखों के फूटने आदि से उत्पन्न ध्वनि, ये सब क्या है? शोर मचाने में आते हैं। अब देखिए, शोर, इनका हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण कैसे करेंगे? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, तीव्र विस्फोटक ध्वनियाँ, कारखानों तथा लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। अब इनका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जानते हैं। हानिकारक प्रभाव, परिवेश में शोर का स्तर लगातार उच्च बने रहने पर सुनने यानी श्रवण की शक्ति प्रभावित होती है। ज़्यादा देर तक हम अगर हेडफोन बहुत तेज़ आवाज़ में सुनते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब हेडफोन हम निकालते हैं तो कुछ देर तक हमें बहुत सी सारी चीज़ें, कोई धीरे से भी बोलता है या ठीक से बोलता है तो भी हमें नहीं सुनाई देता। धीरे से तो मान लेते हैं कि नहीं सुनाई देगा, लेकिन कोई नॉर्मल भी बोलता है ना, सामान्य भाषा तौर पे सामान्य आवाज़ में बोल रहा है तो भी कभी कभी हमें नहीं सुनाई देता। यही होता है कि बहुत ज़्यादा शोर में हम रहेंगे तो हमारे कानों पे प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे बहरापन हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ तथा सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, कोई आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग हैं जो कम सुनते हैं या कई लोग एकदम नहीं सुनते। तो जो कम सुनते हैं उनसे हमें बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात करना पड़ता है, ठीक? उनसे कोई चीज़ कहनी हो तो सोचना पड़ता है। जो लोग नहीं सुनते उनको हमें इशारे में समझाना पड़ता है। तो ये इस हिसाब से जब हम उन्हें समझा नहीं पाएँगे तो वो इस उस हिसाब से हमें जवाब नहीं दे पाएँगे। तो इससे क्या होता है, गतिविधियाँ बदल जाती हैं, सामाजिक व्यवहार उनका बदल जाएगा, ठीक है? शोर में रहने वाले बधुआ, अरे बहुधा, बधुआ कह रहे हैं, सॉरी, बहुधा, बहुधा मतलब बहुत से लोग, ठीक? शोर में रहने वाले बहुत से लोग असामान्य सामाजिक व्यवहार करते हैं। अत्यधिक शोर की उपस्थिति से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा, अति तनाव, चिंता। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे इसको? शोर को नियंत्रित करने के लिए या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों की अच्छी तरह से रखरखाव व कम तीव्रता वाले पेटीनुमा ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। ये है तरीका हमारा ध्वनि नियंत्रण करने का। अब यहाँ कुछ और बातें जानते हैं, देखिए। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है? अब ये जान लीजिए, ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो जल में और ठोस में ये चाल 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगी। ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब वायु में चाल क्या है, ध्वनि की वायु में चाल सबसे कम है ठोस और द्रव की तुलना में। ठोस, द्रव और गैस की अगर हम तुलना करें तो इसमें सबसे धीमी चाल होती है वायु में, जो कि है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ठोस में ध्वनि की चाल इससे कहीं ज़्यादा है। चलिए, इस पाठ में हमने अब तक क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, वो देखते हैं। कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई वस्तु जब कंपन करेगी तभी ध्वनि उत्पन्न करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि को एक जगह से क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, चाहे ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या गैस माध्यम हो, या जिसे हम हवा माध्यम कहते हैं। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होता। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन एक से अधिक बार होता है या बार बार होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। जाहिर सी बात है, ध्वनि की चाल कितनी है? ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड। वहीं प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? देखिए, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न
आ गए हैं अभ्यास प्रश्न, आप लोग हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी है, निम्नलिखित में से किस किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है? शेर की दहाड़, मेघ गर्जन, नदी का कलकल, मच्छरों की भिनभिनाहट। तो इसका उत्तर आप देंगे। अभी मैंने ऊपर ही आपसे यही सवाल पूछा है, थोड़ा अलग तरह से पूछा है सवाल, ये यही है लगभग, ठीक है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न मैं हल करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए पाठ को पढ़ने। मैंने आपको पढ़ाया है, आप कुछ नहीं समझ में आता तो एक बार रिपीट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार कोशिश करिए इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने का। आप कोशिश करेंगे, हल हो जाएंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। जितना हल होता है उतना ही करिए, बाकी मैं आपको ये सारे अभ्यास प्रश्न हल करा के बता दूंगा। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे आप। अब ये पाठ पढ़ा के आपका ख़त्म हो गया, समझा दिया मैंने आपको, ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।